हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल देश की सभी भाषाओं में बड़ी मात्रा में दलित साहित्य लिखा जा रहा है। शिक्षा और तकनीक के प्रभाव से दलित समाज की चिंतन और विश्लेषण शक्ति में जो इजाफा हुआ है, उससे न केवल वह साहित्य लिखने की ओर प्रवृत्त हुआ है, बल्कि प्राचीन समय तक अब तक लिखे जा चुके साहित्य की विश्लेषण की क्षमता और जरूरत भी अब महसूस हो रही है। और इस सब के संज्ञान के लिए दलित आलोचना का सक्रिय होना आवश्यक है। आज के अध्याय में हम दलित आलोचना के इसी स्वरूप पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हमारे देश में दलितों को बिल्कुल भी अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता था, उनसे छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। आजकल भी कई जगह पर ऐसा होता है, लेकिन फिर भी शिक्षा के प्रचार के कारण ऐसा कम होता जा रहा है। इन्हीं सब बातों से मुखर होकर कई दलित साहित्यकारों ने दलितों की दशा का वर्णन अपने साहित्य में किया। जैसे जैसे दलित साहित्य लिखा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी समीक्षा की भी आवश्यकता हो रही है, क्योंकि जब तक किसी साहित्य की समीक्षा नहीं होगी तब तक पाठकगणों को ये बात समझ नहीं आती कि हमें ये साहित्य किस लिए पढ़ना चाहिए। एक समीक्षा है जो किसी भी साहित्य को हर कसौटी पर खरा उतरने में सहयोग प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, जो ये दलित आलोचना का स्वरूप है, आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं दलित आलोचना का स्वरूप। दलित लेखकों का स्पष्ट मत है कि दलित साहित्य एक आंदोलन है। जो लिखा गया है दलितों के विषय में, उसको वो एक आंदोलन मानते हैं, क्योंकि यही दलित जीवन है और जिसे वह मनुष्य के लिए लिखता है कि लोग समझ सके। दलित साहित्य की आलोचना कलावादी मूल्यों पर बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन कृतियों की समीक्षा कलावादी समीक्षा के आधार पर की गई है, उनका विश्लेषण कृति की जो मूल आत्मा है उससे मेल नहीं खाता और कहीं ना कहीं जो मूल कृति का जो मूल है वो एक तरह से खत्म सा हो जाता है। अतः दलित लेखक बराबर दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता पर बल देते हैं। दलित लेखक दया पवार कहते हैं कि दलित साहित्य में सामाजिक संदर्भ का ब्यौरा समीक्षकों को समझ में नहीं आता, ना ही उन्हें वो भाषा का अर्थ अच्छी तरह समझ में आता है। कहावत और जो उसमें वाक्य प्रचार है उसकी भी जानकारी दलित समीक्षक है साहित्य के, उन्हें मालूम नहीं होती। ना ही कोई भी दलित साहित्य को इतनी गहराई में जाकर पढ़ता है। कलाकृति और व्यक्ति के आसपास यह समीक्षा घूमती रहती है। जो समीक्षा करते भी हैं वो कलाकृति के आसपास ही रहती है। और कल्पना से लिखा हुआ साहित्य और किसी विचार को जी कर लिखा हुआ साहित्य, यानी कि एक तो हम किसी कल्पना से लिख रहे हैं साहित्य को, और किसी एक जो दलित साहित्यकार हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जिया है उसको जी कर लिख रहे हैं। इन दोनों के भेद को आलोचना करते वक्त ध्यान में नहीं रखा जाता है। दोस्तों, कृति की समीक्षा उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है जितना कृति का सृजन, यानी कि कृति को लिखने में जितना कोई भी साहित्यकार अपनी लिखता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ही उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और अगर किसी की आत्मा का सांगोपांग विश्लेषण स्थापित आलोचना मूल्यों के माध्यम से नहीं हो पा रहा, तो जाहिर सी बात है कि नई मूल्यों की तलाश की आवश्यकता बन जाती है। यदि दलित साहित्य का जो आलोचना है वो सही ढंग से नहीं की जा रही, तो उनके लिए और मूल्यों की तलाश की आवश्यकता बन जाती है। और दलित समीक्षा यह आग्रह करती है कि दलित साहित्य की समीक्षा करने से पहले समीक्षक खुद को, जो भी समीक्षा करने वाले हैं, वो खुद को दलित देश की भावभूमि पर अवतरित करें। यदि वो उस सबको नहीं जिएंगे, उनको महसूस नहीं करेंगे, तो वो कैसे उस कृति के साथ न्याय कर सकेंगे। उसे उन सभी पक्षों से टकराने का साहस और न्याय बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, वरना उसे वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, जो दलितों का जीवन है वो काफ़ी दयामय, मतलब बहुत ही खराब स्थिति में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। और हर समीक्षा करने वाला जरूरी नहीं है कि उन सब से निकला हो। यदि वो वहाँ जाकर, यदि उस पृष्ठभूमि पर रहकर वहाँ के लोगों का जीवन नहीं देखेगा, उनको नहीं समझेगा, खुद वह जिंदगी कुछ समय के लिए नहीं जिएगा, तो क्या वो एक साहित्य के साथ समीक्षा करते वक्त न्याय कर पाएगा? शायद नहीं। जैसे अब
हमने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन, उसका एक अंश देखे। यदि कोई उसको नहीं जिएगा तो कैसे वो ये सब महसूस करेगा। मैं अंश पढ़कर सुनाती हूँ। जोहड़ी के किनारों पर चूहड़ों के मकान थे, मतलब जो दलितों के मकान थे, जिनके पीछे गांव की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हन भी इसी डिब्बे वाली के किनारे खुले में शौच के लिए बैठ जाती थी, क्योंकि उनके लिए कहीं भी कुछ भी नहीं बना हुआ होता और वो जितना भी धर्म लिहाज है उसे छोड़कर डिब्बे वाली के किनारे गोपनीय जिस्म उघाड़ कर बैठ जाती थी। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि उनके लिए कहीं कोई इंतज़ाम ही नहीं है। चारों तरफ वहाँ पे इतनी गंदगी भरी हुई है और ऐसी दुर्गंध फैली हुई है, इतनी बदबू है कि 1 मिनट भी कोई सांस नहीं ले सकता। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे और वहीं पर कुत्ते घूम रहे हैं। रोजमर्रा वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं। यह वहाँ का वातावरण है जिसमें वहाँ दलित कुछ साहित्यकारों का जीवन बीता है। और इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी और वो अपनी समीक्षा को बिल्कुल बदल देंगे। और यह परिवेश कलावाद के किसी मानक में सौंदर्य और आनंद को जन्म देगा? शायद नहीं देगा। यही नहीं, इस अंश पर कितने समीक्षकों की दृष्टि ठहरेगी? कोई समीक्षक इसे ध्यान से देखेगा, समझेगा? नहीं। और अगर ठहर भी जाए तो क्या वह रचनाकार के अनुभव से 2-4 हो पाएंगे? जो दलित साहित्यकार है, जिन्होंने ये जीवन जिया है, क्या वो ये सब लिख पाएंगे? समीक्षक नहीं। इस तरह की दुश्वारियां दलित साहित्य की आलोचना के समक्ष उपस्थित होती हैं। इस संदर्भ में शरण कुमार लिम्बाले का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि दलित साहित्य की समीक्षा के 2 सुर मिलते हैं। कौन से? पहला ये कि दलित साहित्य का मूल्यांकन चिरंतन साहित्य मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, और दूसरा यह है कि साहित्य की कसौटियां सभी कालखंडों में स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं, और रूढ़ साहित्य कसौटियों के आधार पर दलित साहित्य की समीक्षा नहीं की जा सकती। और दलित समीक्षक दूसरे सुर से सहमत हैं। वे आगे लिखते हैं कि समीक्षक अलग अलग प्रणाली का उपयोग करते हैं। समीक्षा की है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दोस्तों, कलाकृति के मूल्यांकन के लिए एक की अपेक्षा अनेक कसौटियों का उपयोग करना चाहिए, तभी उसकी समीक्षा सही तरीके से की जा सकती है। और यह स्पष्ट है कि कला की किसी रूढ़ परंपरा और कसौटी के आधार पर दलित साहित्य की समीक्षा करना असंभव है, मुमकिन ही नहीं है। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र आनंद पर आधारित ना होकर व्यथा वेदना विद्रोह पर आधारित है, जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की प्रतिबद्धता दलित चेतना को क्रांतिकारी मानसिकता से युक्त करती है। दलित साहित्य इन अर्थों में सौंदर्य के मानक को बदल देता है। दलित साहित्य का सौंदर्य अलग है और जो दूसरा साहित्य उनका सौंदर्य अलग है। भौतिकतावाद की वास्तविक जमीन को दलित साहित्य स्वीकार करता है। अतः दलित आलोचना मानती है कि कलाकृति का सौंदर्य वस्तुतः वास्तविकता की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। यदि वो वास्तविकता को देखकर पहले वो जिंदगी में भोग कर उसकी समीक्षा करें तो शायद वो सही तरीके से हो पाएगी, क्योंकि वहाँ रहस्य, गुण और अध्यात्म जैसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भोगी हुई, आंखों देखी हुई वास्तविकता की कलात्मक अभिव्यक्ति से निर्मित सौंदर्य ही सच होता है। जब तक किसी ने वो भोगा नहीं है, उसको महसूस नहीं किया, तो वो कैसे अपनी समीक्षा में उसे उतार सकेगा, जिसके आधार पर ही दलित समीक्षा संभव है। प्रतिबद्धता दलित चेतना का अनिवार्य अंग है। अतः दलित साहित्य का सौंदर्य विश्लेषण बुद्ध और अंबेडकर विचार से प्रतिबद्ध होकर ही किया जा सकता है। और यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि कलाकृति में निहित विचार पाठक और आलोचक को कैसे और कितना प्रभावित करते हैं, जिनके आधार पर कृति की समीक्षा का निर्धारण होता है। यह तय है कि साहित्य सृजन जितना अधिक तीव्र दलित चेतना को जागृत करेगा, उसमें दलित सौंदर्य के तत्व अधिकाधिक उपलब्ध होंगे और वह कृति आलोचना की कसौटी पर श्रेष्ठ कृति का दर्जा प्राप्त करेगी। किसी भी समीक्षक को, यानी कि हम सार में कह सकते हैं कि किसी भी समीक्षक को दलित साहित्य की समीक्षा करने से पहले उनके जीवन से रूबरू होना चाहिए, उनका जीवन जीकर देखना चाहिए, या वहाँ पर उनकी पृष्ठभूमि पर जाकर वहाँ के हालात देखकर उनको समझ कर ही वो अपनी समीक्षा करे, तभी वो दलित साहित्य के साथ न्याय कर सकते हैं। दोस्तों, दलित साहित्य का सौंदर्य अंबेडकर चिंतन की प्रेरणा से उत्पन्न सौंदर्य है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जीवन दर्शन दलित आलोचना का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वतंत्रता दलित आलोचना का सौंदर्य मूल्य है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन मूल्यों को ही केंद्र में रखकर दलित साहित्य की सही आलोचना की जानी चाहिए। और जितने भी समीक्षक हैं उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही एक दलित साहित्य की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम समझ ही नहीं सकते कि वो कैसा जीवन जीते हैं, कैसी उनकी ज़िंदगी है, हम उसे अपने शब्दों में कैसे ढाल पाएंगे। यह करना ही बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में दलित आलोचना का क्या स्वरूप है उसके विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप हिंदी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।